नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके समक्ष हैं और इस बार फिर हम लाए हैं उत्तराखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो कि आपको आने वाली परीक्षा में बहुत उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की और हम नज़र करते हैं। पहला प्रश्न है, गोविशाण स्थान किसको कहते हैं। साथियों देखिए, जो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और कोई नहीं। साथियों इस तरह के ऑप्शन को हमने डाला है और इसको इस वजह से डाला गया है कि यहाँ पर थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज़न हो तो उस क्वेश्चन को हम किस तरह से हल करके बाहर निकलेंगे। देखिए, पौड़ी जनपद मुख्यालय है, ऊधम सिंह नगर भी जनपद मुख्यालय है और नैनीताल भी जनपद मुख्यालय है और इसके साथ ऑप्शन है कोई नहीं। तो साथियों हम ये जानते हैं कि गोविशाण काशीपुर को कहते हैं। तो काशीपुर को अगर हम गोविशाण कहते हैं तो यहाँ पर काशीपुर स्थान का वर्णन कहीं नहीं है। और यदि ऑप्शन कोई नहीं दे रखा है तो इस समय काशीपुर को कंसीडर करते हुए हम कोई नहीं ऑप्शन पर चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई नहीं की जगह अगर यहाँ चमोली या कोई रुद्रप्रयाग जनपद दिया होता, सपोज यहाँ रुद्रप्रयाग जनपद दिया होता, तो उस स्थिति में हम ऊधम सिंह नगर को हम सही ऑप्शन, नियर ऑप्शन मानते हुए सही ऑप्शन मान सकते थे। लेकिन वर्तमान स्थिति में गोविशान किस स्थान को कहा जाता है तो हम काशीपुर को कंसीडर करते हुए कोई नहीं पर जाएंगे, चूंकि कोई नहीं एक विकल्प भी इसमें दे रखा है। तो गोविशान एक पर्टिकुलर एक स्थान का नाम है जो कि काशीपुर से 2 किलोमीटर के आसपास जो है पूर्व दिशा में है। इसको भी ध्यान रखिएगा, कई बार इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं कि किस दिशा में गोविशान स्थित है काशीपुर के, तो पूर्व में स्थित है। इसका वर्णन ह्वेनसांग ने भी किया है। ह्वेनसांग ने जब भारत में यात्रा की 629 के आसपास जब वो यहाँ आए तो ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा का वृतांत जब लिखा सी यू की में तो उसने यहाँ पर गोविशाण का वर्णन भी किया था। और इसके अलावा जो है 1861 में कनिंघम ने भी इसका वर्णन अपनी यात्रा में किया है। 2002 में यहाँ पर उत्खनन आरंभ हुआ था धर्मवीर शर्मा के नेतृत्व में। और एक चीज़ और यहाँ पर हम देखते हैं कि गोविशाण का शाब्दिक अर्थ क्या है। गो और विषाण, तो गो और विषाण का मतलब है कि गो का मतलब है गाय और विषाण का मतलब है सींग। तो गाय के सींग से इसका जो है शाब्दिक अर्थ गाय का सींग आता है। तो ये अच्छे तथ्य हो सकते हैं गोविषाण को लेकर के। तो ये प्रश्न गोविषाण के संबंध में किस तरह से आपको हल करना है, हमने इसमें अलग अलग डायमेंशन से आपको बताने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लाखू उड्यार किस जिले में है। लाखू उड्यार का मतलब है, लाखू मीन्स लाख और उड्यार का मतलब गुफा, तो यानी कि 1 लाख गुफा। इसका शाब्दिक अर्थ है 1 लाख गुफा। और ये किस जनपद में है, अल्मोड़ा जनपद में है। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है और इस संबंध में एक बार और भी पूछा जाता है कि ये कौन सी नदी के तट पर है, तो ये सोयाल नदी के तट पर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और ये कहाँ है, अल्मोड़ा में, बाड़े चीना के समीप, बाड़े चीना में ये पड़ता है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, संभावना रहेगी। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कौन सा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं पृथ्वी पर, 12 ज्योतिर्लिंग जिनको हम बोलते हैं, उनमें से एक केदारनाथ है जो कि लगभग 1200 से अधिक वर्ष पुराना मंदिर है। और ये उत्तराखंड में स्थित प्राचीन मंदिरों में से एक है, 1200 वर्ष पुराना है। और इसमें हम ये जानते हैं कि ये किस नदी के तट पर है, मंदाकिनी नदी के तट पर है। और यहीं इसी नदी में बाढ़ आई थी जिस कारण जो है केदारनाथ में आपदा की स्थिति आ गई थी, जो कि 15-16 जून 2013 को हुई थी। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं और केदारनाथ में भगवान केदार की यानी कि भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा भी होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो साथियों इसमें नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में, चमोली जनपद है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व 2 नेशनल पार्क में फैला हुआ है। और एक सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है नंदा देवी और दूसरा है आपका फूलों की घाटी। तो ये 2 नेशनल पार्क में फैला हुआ है और ये चमोली जनपद में है। तो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को हल करिएगा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला प्रश्न हम देखते हैं, टिहरी बांध कहाँ स्थित है। टिहरी बांध बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन आपको लग रहा है, लेकिन इसके साथ हम तथ्यों को भी उजागर करेंगे तो तब हमें पता लगेगा
कि इस बांध के संबंध में कितना महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने आते हैं। देखिए, टिहरी बांध जो है भागीरथी और भिलंगना के तट पर है, तो यहाँ पर भागीरथी ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हमें देखना ये है कि टिहरी बांध के संबंध में जो संबंधित तथ्य हैं, लिंक्ड क्वेश्चन जो इसके साथ बन सकते हैं, वो कौन से हैं। देखिए, ये 260.5 मीटर ऊंचा है, इस दृष्टि से ये भारत का पहला है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एशिया के लिहाज में, तो एशिया के में ये चौथा है, और विश्व में अगर हम बात करें तो ये 12वां सबसे बड़ा ऊंचा जो है वो बांध है। और इसके अलावा 2400 मेगावाट क्षमता का ये बांध है, जिसमें से 1000 मेगावाट क्षमता की इसमें उत्पादन हो रहा है, जो कि 2006 से उत्पादन आरंभ हो गया हुआ है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। और एक ध्यान रखने वाली इसमें बात यह भी है कि यह भारत की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वर्तमान दशा में। भविष्य में कौन और कोई और बन जाए, पंचेश्वर बन सकता है, तो वो स्थिति तब होगी, लेकिन वर्तमान में स्थिति में ये भारत का सबसे बड़ा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बाणासुर गढ़ मंदिर कहाँ है। बाणासुर गढ़ मंदिर के बारे में पूछा गया है। अक्सर हम बाणासुर किला इसको मान लेते हैं। बाणासुर गढ़ मंदिर किस जनपद में है। बाणासुर गढ़ मंदिर जो है वो रुद्रप्रयाग में वामसू गांव में है। रुद्रप्रयाग के वामसू गांव में ये माना जाता है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, लोहार खेत परियोजना किस नदी पर है। लोहार खेत परियोजना जो है रामगंगा, यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम क्लोज मानते हैं क्योंकि ये काली गंगा के तट पर है। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करके भी आप समझ सकते हैं, काली गंगा के तट पर है और ये बागेश्वर में है। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर इसका ऑप्शन करेक्ट कर दे रहा हूँ। बागेश्वर में है, लोहार खेत परियोजना बागेश्वर में है और ये काली गंगा के तट पर है। अगला क्वेश्चन आता है, रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है साथियों। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ये हल्द्वानी में स्थित है। ये ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये DIBIR के नाम से जानी जाती है और ये DRDO की संस्था है। ध्यान रखिएगा, DRDO की ये संस्था, ये काम क्या करती है, जैव ईंधन और फसलों पर शोध कार्य का कार्य ये करती है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे सुंदर झील किसे माना जाता है। ये झील है सात ताल झील और ये झील जो है नैनीताल जनपद में है। इसमें 7 झीलें हुआ करती थी, लेकिन अधिकांश झीलें इसकी अब सूख चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नायक आंदोलन किससे संबंधित है। उत्तराखंड का जो नायक आंदोलन है वो दलित सुधार से संबंधित है। साथियों, नायकों की उत्पत्ति के बारे में हमने अनेक बार पढ़ा होगा और नायकों की उत्पत्ति का जो समय माना जाता है वो भारती चंद, जो चंद राजा थे भारती चंद, उनके समय माना जाता है, जिनका कार्यकाल 1437 से लेकर के 1450 तक रहा है। और इनका एक 12 वर्षीय युद्ध जो डोटी राज्य के साथ हुआ था, उसमें नायकों की उत्पत्ति मानी जाती है। और नायकों की उत्पत्ति एक जो है सामाजिक कुरीति के तहत इस देखा जाता है, क्योंकि इनकी स्त्रियों और बच्चियों को अनावश्यक रूप से गलत कार्यों में झोंक दिया जाता था। तो उनके सुधार के लिए, उनके उत्थान के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया और इस संबंध में नायक समाज सुधार समिति का भी गठन किया गया था। नायक समाज सुधार समिति का भी गठन किया गया था और ये गठन जो है 1919 में किया गया था। तो अच्छा क्वेश्चन ये हो सकता है, दलित सुधार के संबंध में है। विभिन्न तथ्यों को मैंने आपके सामने रख दिया है, बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, अशोक का शिलालेख उत्तराखंड से कहाँ से प्राप्त हुआ है। साथियों, हम सभी लोग जान रहे हैं, हमने पढ़ा भी है, कालसी से इस अभिलेख को प्राप्त किया गया है और ये अभिलेख 13वां अभिलेख माना जाता है। और ये जो अभिलेख है 258 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो ये तथ्य भी इसके साथ अच्छे हैं। और एक अच्छा तथ्य है कि चतुर्भुज, जो इसके चतुर्भुज, अशोक के चतुर्भुज शिलालेखों में से एक है। ये चतुर्भुज शिलालेखों में से ये एक है और इसकी खोज की थी 1860 में फॉरेस्ट ने की थी। तो अच्छा क्वेश्चन बन रहा है ये, इसके साथ जो संबंधित तथ्य हैं बहुत अच्छे हैं, आप इनको समझ लीजिए। बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है। और किस नदी पर है ये, एक प्रश्न यहाँ पर ये भी आ रहा है। और ये तट बनता है यमुना एवं टोंस के तट पर ये कालसी स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
12वां क्वेश्चन हम देखते हैं, वन नगर किसे कहा जाता है? वन नगर देहरादून को कहा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, सीधा सीधा इसका उत्तर है, कोई डाउट। महाराजा कीर्ति शाह किस रियासत के राजा थे? तो इसमें कोई संदेह नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के राजा थे। लेकिन इनके साथ हम और तथ्यों को जोड़ करके इस प्रश्न को और ज़्यादा वेटेज वाला बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे? टिहरी रियासत में ये 1892 में राजगद्दी पर बैठे थे, मात्र 13 वर्ष की आयु में। 13 वर्ष की आयु में इनके पिता जो थे वो प्रताप शाह थे और माता थी इनकी गुलेरिया। और 13 वर्ष की आयु में जब ये बैठे तो इनकी माता इनकी संरक्षक बनी। यूरोप की यात्रा इन्होंने की थी, यूरोप की यात्रा भी इन्होंने की थी। और इसमें एक चीज़ और भी है, इन्होंने घंटा घर जो था टिहरी का वो इन्होंने ही बनवाया था, तो ये भी एक तथ्य बनता है। साथ में इन्हें CSI की उपाधि भी प्रदान की गई थी। इनकी जो शिक्षा हुई थी वो अजमेर के मेयो कॉलेज में हुई थी, अजमेर के मेयो कॉलेज में इनकी शिक्षा हुई थी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, अच्छे तथ्य इसके सामने निकल के आए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, 2013 की स्मृति में केदारनाथ के अतिरिक्त किस स्थान पर स्मृति स्थल बनाए जाने का प्रस्ताव है? तो इसका उत्तर है हनुमान चट्टी। लेटेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बन रहा है ये भी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यमुनोत्री की शीतकालीन निवास कहाँ है? यमुनोत्री का शीतकालीन निवास खरसौली में है, सीधा सीधा सा उत्तर है, खरसौली में इनकी सर्दियों में पूजा होती है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है साथियों? ये स्टेडियम हल्द्वानी में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गोवा राज्य द्वारा आपदा प्रभावित किस ग्राम को गोद लिया गया है? तो गोवा द्वारा चाका गांव को, जो कि आपदा प्रभावित गांव है, इसको गोद में लिए जाने का कार्य किया गया। ऑपरेशन स्माइल क्या है? प्रश्न आ चुका है पहले। खोए हुए बच्चे को खोजने का कार्य उत्तराखंड पुलिस द्वारा जो किया गया वो ऑपरेशन स्माइल के नाम से जाना जाता है। ये भी अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है। 21वां प्रश्न है, छिया लेक ग्लेशियर क्या है? छिया लेक ग्लेशियर कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में ये साथियों छिया लेक ग्लेशियर है। यह भी आपदा प्रभावित क्षेत्र है, आपदा प्रभावित है। और यहाँ पर भी 2015 में एक बार आपदा आ चुकी है जिसमें कुछ सैनिक भी शहीद हो गए थे जो कि अभियान के अंतर्गत गए थे। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल कब स्थापित हुआ था? इसका सीधा सीधा उत्तर है कोई नहीं। क्यों? क्योंकि तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। 7 अगस्त भी गलत है, 15 जुलाई भी गलत है और 20 जुलाई 1966 भी गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना 21 मार्च 1966 को हुई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो अच्छा प्रश्न ये भी बन रहा है। 23वां प्रश्न हम देखते हैं, बंड विकास मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये गोपेश्वर चमोली में किया जाता है और ये पीपली कोट नाम का कोई स्थान है, पीपली कोट स्थान है, वहाँ पर ये किया जाता है। और ये 1986-87 में आरंभ हुआ माना जाता है। तो ये भी तथ्य ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में पराशर ऋषि की वेधशाला कहाँ स्थापित है? नरेंद्र नगर में उत्तराखंड में पराशर ऋषि की वेधशाला स्थापित है। और 25वां प्रश्न आता है हमारा, 25वें प्रश्न को देखते हैं, उत्तराखंड राज्य की प्रथम आधिकारिक भाषा क्या है? उत्तराखंड राज्य की प्रथम आधिकारिक भाषा जो है वो हिंदी है। इसमें कोई भी इसमें इफ एंड बट नहीं है। हमें समस्या कहाँ आएगी? जब हम उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा को समझने का प्रयास करेंगे। तो वो दूसरी राजकीय भाषा है संस्कृत, और ये संस्कृत राजभाषा जो है वो बनाई गई थी 2010 में। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न और खड़ा होता है, ये भी हम जानते हैं, ये भी हम जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इस प्रश्न को और गहरा करने की कोशिश करते हैं कि जिस समय राजकीय भाषा बनाई गई उस समय दूसरी जब राजकीय भाषा संस्कृत बनाई गई तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय मुख्यमंत्री थे निशंक जी, रमेश पोखरियाल निशंक जी उस समय मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने ही विशेष इंटरेस्ट लेते हुए इसको राजभाषा संस्कृत को दूसरी बनाया था। और अंतिम प्रश्न हम देखते हैं, 26वां प्रश्न है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस की व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई? उत्तराखंड में राजस्व पुलिस की व्यवस्था इस वर्ष लागू हुई 1874 में। और अब ये प्रश्न संभव है कि थोड़ा सा तब्दील हो जाए, क्योंकि राजस्व पुलिस की व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है। सभी पर्वतीय जिलों में ये व्यवस्था अब समाप्त हो गई है। सभी पर्वतीय जिलों में ये जहाँ पर भी लागू थी उनमें अब नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और खड़ा होता है कि राजस्व पुलिस की व्यवस्था उत्तराखंड में समाप्त की गई है, सबसे पहला जनपद कौन सा है? सबसे पहला जनपद, प्रथम जनपद कौन सा है जो राजस्व पुलिस व्यवस्था जहाँ समाप्त हुई है? वो जनपद है चंपावत।
तो ये ध्यान रखिएगा कि चंपावत में राजस्व पुलिस व्यवस्था सबसे पहले समाप्त की गई है 2023 में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन प्रश्नों के साथ आप इसको ज़रूर अध्ययन कीजिए और इसके जो तथ्य हमने सामने रखे हैं उनको भी आप समझने की कोशिश करिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बार बार आपके सामने लाएंगे। आशा है आपको आने वाली परीक्षाओं में अवश्य ही इन प्रश्नों से लाभ प्राप्त होगा। और इन्हीं आशा के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।